प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 का गद्य सेक्शन का पाठ नमक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है। तो संक्षेप में हम पहले इस लेखिका के विषय में जान लेते हैं। ये उर्दू कहानी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 में राजस्थान राज्य के अजमेर में हुआ। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। विवाहोपरांत इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए किया। सन 1947 में ये लखनऊ आ गई और करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने लगी। इसके बाद सन 1979 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में उर्दू में इनकी कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य की रचना आदि अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। कहानी संग्रह में जर्द गुलाब पुरस्कार के रूप में इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश द्वारा अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनकी कहानी है नमक। उस नमक को हम पढ़ते हैं। नमक रजिया सज्जाद जहीर द्वारा भारत पाक विभाजन पर लिखित एक मार्मिक कहानी है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई। विस्थापित हुए लोगों में अपने अपने जन्म स्थानों के प्रति आज भी लगाव है। अपनी जन्मभूमि को वे आज भी अपना देश मानते हैं। धार्मिक आधार पर राष्ट्र बने, राष्ट्र के राज्यों की सीमा रेखाएं उनके अंतर मन को अलग नहीं कर पाई है, ऐसा लेखिका ने इस कहानी में उद्घाटित किया है। कीर्तन के समय का अवसर है, जहां सफिया ने एक सिख बीवी को देखा तो उसे उस सिख बीवी में अपनी माँ की झलक दिखाई दी। कीर्तन में सफिया एक आई थी जो लेखिका का प्रतिनिधित्व करती है। वो आई और उसी कीर्तन में एक सिख बीवी थी, पंजाबी स्त्री, जो सफिया को माँ की तरह लग रही थी। सफिया के बार बार उसकी ओर देखने पर सिख बीवी ने घर की बहू से जिस पूजा हो रहा था जिसके घर, उसकी बहू से पूछने पर पता चला कि वह मुसलमान है। यह कल ही अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है, पता चला। फिर दोनों सिख बीवी लाहौर का नाम सुनकर सफिया के पास आकर के बैठ गई और धीरे धीरे बहुत सी बातें उसके साथ होने लगी। उधर कीर्तन चल रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, इधर दोनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी। दोनों में बातचीत आरंभ हुई। सिख बीवी सफिया को लाहौर के संबंध में बताने लगी। सिख बीवी, चूँकि उनका जन्मभूमि लाहौर में ही था, बंटवारा के समय वो भारत में आ गई थी, तो लाहौर के विषय में बताने लगी। उन्होंने बताया कि वे हिंदुस्तान बनते ही यहाँ आ गए थे। जैसे ही भारत पाकिस्तान अलग हुआ, कह रही सिख बीवी कि हम लोग इधर आ गए थे। अब यहाँ उनकी कोठी भी है, बिजनेस है, बंगला है, सब कुछ है, पर आज भी वो अपना वतन तो लाहौर को ही मानती है, जिसकी उन्हें बहुत याद आती रहती है। ये बातें सब कीर्तन के दौरान करती है एक दूसरे से। कीर्तन के बाद सफिया ने सिख बीबी से पूछा, कीर्तन जब समाप्त होने लगा तो सफिया सिख बीबी से चलते समय, रुखसत माने अलग होना, चलते समय, आप लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहे तो हुक्म दीजिए। कोई अगर उपहार, सौगात मतलब उपहार, कह रहे अगर लाहौर से कोई उपहार आप चाह रही हैं तो मैं कल लाहौर जा रही हूँ और 10-15 दिन बाद आऊँगी, तो जो चाहिए आपको मैं उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में लेती आऊँगी। इस पर सिख बीबी ने कहा, धीरे से कहा, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। लाहौरी नमक जो लाहौर में मिलता है, सेंधा नमक के नाम से जिसको जाना जाता है, वहीं पहाड़ है, उसी नमक की बात कर रही है। सफिया लाहौर पहुंची। वहाँ भाइयों दोस्तों से मिलने जुलने में 15 दिन यूं ही बीत गए। सफिया गई और अपने भाई से, अपने घर वालों से, दोस्त मित्र से मिलने में 15 दिन कैसे यूं ही बीत गए पता ही नहीं चला। सभी ने परदेसी बहन को कुछ न कुछ उपहार में दिए। सफिया को सभी मित्रों ने भी, घर के जो भाई थे,
रिश्तेदार थे, सब लोगों ने सफ़िया को कुछ न कुछ उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया। उसने सेर भर लाहौरी नमक अपने से खरीदा, जो सिख बीबी, माता तुल्य सिख बीबी को देना चाहती थी। उसका चेहरा उनकी माँ से, सफ़िया की माँ से मिलता था। अन्य उपहार साथ लाने में कोई समस्या नहीं थी, जो बाकी उपहार मिले थे वहाँ से, उसे लाने में कोई समस्या नहीं थी, पर लाहौरी नमक नहीं ला सकते थे। उस समय पाकिस्तान से भारत में लाहौरी नमक को प्रतिबंधित किया गया था, जिसे हम नहीं ला सकते हैं, वो गैर कानूनी था। सफ़िया ने उसके सफ़िया के भाई वहीं पर पुलिस में बड़ा अधिकारी था, तो सोची कि मैं अपने भाई से पूछ लेती हूँ, अगर वह कहेगा, अच्छा सलाह देगा, अच्छा मशवरा करेगा, कुछ हमें बताएगा किस तरह से मैं ले जा सकती हूँ। तो उसने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, साफ मना कर दिया। कह रही है, उसे भी आप नमक ले जाकर करेंगे क्या? आपके हिस्से में पहले से ही बहुत नमक है। वो समुद्री नमक की बात कर रहा था। तो इस पर बिगड़ गई सफ़िया और उसने कहा कि मैं हिस्से और बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे लाहौरी नमक लेकर के जाना है अपनी माँ के लिए। माँ का नाम सुनते ही उसका भाई चौंक गया। अरे माँ की चर्चा कैसे हुई? तो बंटवारा से पहले ही गुजर चुकी थी। तब उसने बताया कि किस माँ की बात कर रही है, जो उसके माँ से चेहरा मिल रहा था सिख बीबी का, उसकी बात हो रही थी। तो भाई ने बताया कि कस्टम की चेकिंग में नमक निकल आया तो परेशानी होगी, आपके सारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर दी जाएगी, अर्थात एक एक सामान को, हर बैग को खोल दिया जाएगा और अच्छी तरह से चेक किया जाएगा और बदनामी अलग से होगी। सफ़िया ने कहा, कस्टम वाले भी तो इंसान ही है, वो भी तो मनुष्य हैं। उसने तय किया कि वह उन्हें दिखा कर नमक ले जाएगी। जब कहती है कि मैं जब दिखा कर के ले जाएंगी, तो वो कोई ड्यूटी करते हैं, अधिकारी हैं, आपकी तरह कोई लेखिका या शायर नहीं है। तो सिख बीबी कहती है कि शायर नहीं है, अगर सब लोग शायर और कवि और लेखकों की तरह अगर सोच सबकी हो जाए तो दुनिया में मानवता स्थापित हो जाएगी, दुश्मनी रह ही नहीं जाएगा। सफ़िया ने अपने भाई को बताया। सफ़िया ने रात को सामान की पैकिंग की, क्योंकि अगले दिन सुबह उसे रवाना होना था। सारा सामान पैक हो गया, किंतु फल की छोटी सी टोकरी और नमक की पुड़िया रह गई। सफ़िया ने नमक की पुड़िया को फलों के, अब सोचने लगी इस फल को, इसे नमक की पुड़िया को मैं कैसे ले जाऊंगी। तो सबसे पहले भाई से कहा, भाई ने मना कर दिया। अब सोची कि इस फल के कीनू के नीचे अगर हम इस नमक की पुड़िया को रख दूं, जो एक सेर मतलब लगभग 1 केजी था, तो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इसे तो फल की टोकरी चेक नहीं हो रहा था। जब आई तो देखी भारत से केला पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान से कीनू भारत में आ रहा था, तो फल की टोकरियों को कोई चेक नहीं कर रहा था। तो सोची उसके नीचे दबा दूं, उसने उसके नीचे रख दिया। दूसरे ही पल सोचने लगी, ऐसा लगा जैसे किसी अपने अजीज को, किसी अपने खास को कब्र में दफना दिया गया हो, उस नमक की पोटली को। रात के समय नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियों ने उनसे पूछा, फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं, जहाँ हम नहीं जा सकते? उनकी बातें सुन वह सोचने लगी कि कल वह लाहौर से चली जाएगी और हो सकता है कि फिर कभी ना आ सके। सफ़िया ने यह निर्णय किया कि मोहब्बत का यह तोहफा नमक चोरी से नहीं ले जाएगी। जब सुबह 2 बजे दोपहर को ट्रेन थी, सभी भाइयों सहित आकर सामान पहुंचा दिया गया। कस्टम में चेकिंग चल रही थी, सारा सामान चेक होकर चला गया। कीनू की टोकरी के नीचे वो रखा हुआ था। जब सामान चेक हो रहा था, उसी दौरान मन में सफ़िया के चल रहा था कि मैं छुपा करके यह प्रेम का जो सौगात है, यह प्रेम का जो तोहफ़ा है, जो सिख बीबी ने मांगा है, माता तुल्य सिख बीबी ने, उस तोहफ़ा को हम छुपा करके नहीं ले जाएंगे। तो उसने जल्दी से उस टोकरी से नमक की पोटली को निकाला, नमक की पुड़िया को निकाला और अपने हैंड बैग में, पर्स में जो औरतें लेके चलती है उसमें रख लिया। उसने नमक की वह पुड़िया टोकरी से निकाली और हैंड बैग में रख ली। उसका सारा सामान चेक होकर रेल की तरफ चला गया। वह एक कस्टम अफसर की ओर बढ़ी। जब सारा सामान चेक होकर के ट्रेन के प्लेटफार्म पर चला गया, तब वो एक लंबा खिचड़ी बाल मतलब आधा पके और आधा काले, आधा सफ़ेद और आधा काले बाल थे। उस कस्टम अधिकारी
कि वर्दी पहने हुए थे, लेकिन कह रही हैं कि लग नहीं रहे थे, वर्दी उनमें जच नहीं रही थी, दुबले पतले शरीर वाले थे, लंबे। उनसे जा कर के बोली, कस्टम अधिकारी से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला हूँ। उसने बताया, आप भी तो वहीं की लग रही हैं, लग रहा है अपनों से, अपने अजीज़ों से मिलने यहाँ आई थी। कस्टम अधिकारी इधर उधर की बात हुई, फिर और भी बातें कस्टम अधिकारी से करने लगी। फिर नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी, जो अपने पर्स में रखी थी, हैंड बैग में नमक की पुड़िया रखी थी, उसे निकाल करके उस कस्टम अधिकारी के पास रख देती है और कहा मोहब्बत रख दी, और उसने पुड़िया निकाल कर सामने रख दी। तब सब कुछ बता दिया और जो जो बातें थी कि सिख बीबी ने किस तरह से मांगा था, है एक मोहब्बत का तोहफ़ा है, ये थोड़ा सा एक सेर ही लगभग नमक है, ये मैं ले जाना चाहती हूँ, सारी बातें बताई। तो अधिकारी ने उस पुड़िया को उठाया और सफ़िया के हैंड बैग में वापस रख दिया और कहा मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी कि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कोई भी कानून, कोई भी सीमा, देश की सीमा उसे बांध नहीं सकती, कोई कस्टम उसे रोक नहीं सकता। प्रेम की सौगात ऐसी होती है, प्रेम का तोहफ़ा ऐसा होता है। तो उसने रख दिया। उसने सफ़िया को जामा मस्जिद की सीढ़ियों को कहा कि जा रही हो तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, और उस खातून जो माता तुल्य सिख बीबी जिसने नमक मांगा है, नमक देते समय यह कहने को कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। ये बात जा कर के आप बता दीजिएगा उस सिख बीबी से कि आज भी लाहौर उनका वतन है, उनका जन्मभूमि लाहौर आज भी है, उसे अपना समझें। रेलगाड़ी सरहद की ओर बढ़ी, चल दी। जैसे अटारी बॉर्डर आया, पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हुई। दोनों के बोलने का तरीका, लेखा कर रही है कि दोनों का हाव भाव, बोलने का लफ्ज़, एक दूसरे को गालियों से नवाज रहे थे, शैली सब कुछ बिल्कुल एक समान थी। अंतर बस इतना ही था कि दोनों की बंदूकें भरी हुई थी, यही एक अंतर था, बाकी कोई अंतर नहीं था। बातचीत, हाव भाव, एक दूसरे से बात करने का तरीका, सब कुछ एक समान था, केवल बंदूकें दोनों तरफ भरी हुई थी। तो उस अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की पुलिस उतरी और भारतीय सेना वहाँ सवार हुई। अमृतसर में सामान की जांच अधिकारी कर रहे थे, तो अमृतसर में फिर भारत के जो कस्टम अधिकारी थे अमृतसर में, वहाँ जांच कर रहे थे। उनका सारा सामान देखा जा चुका था, सफ़िया के सारा सामान चेक हो चुका था, कहीं कुछ नहीं था। तब सफ़िया एक नौजवान कस्टम, यहाँ पर एक नौजवान कस्टम अधिकारी को सफ़िया ने देखा, फिर उसके पास गई और जा कर के उस नमक के विषय में बताया जो सिख बीबी के लिए लेके जाना चाहती थी, क्योंकि इस कस्टम अधिकारी को भी वो बता कर लेके जाना चाहती थी, प्रेम का तोहफा छुपा करके, चोरी करके नहीं ले जाना चाहती थी। तो उसने जा कर के नमक की पुड़िया उनकी ओर बढ़ाते हुए सब कुछ बता दिया। कस्टम अधिकारी उसे एक कमरे में ले गया, वो अपने साथ कमरे में ले गया और अपने रुमाल से कुर्सी को साफ करके बैठने के लिए कहा और एक पुलिस को इशारा किया। जब पुलिस को इशारा किया तो सफ़िया डर के मन में डर सताने लगा कि कहीं अरेस्ट कराने के लिए, गिरफ्तार कराने के लिए तो नहीं बुला रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला आया उससे बोली कि अच्छी चाय दो, बनवा कर लाओ। और उसने अपने टेबल के ड्रायर से अंदर से एक पुरानी पुस्तक निकाली जिस पर लिखा हुआ था धुंधले में नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी उस किताब पर। और टाइटल वाले पेज, जो पहला पेज, जब कवर पेज हटाते हैं तो फर्स्ट पेज जो होता है वो टाइटल पेज कहते हैं उसको। टाइटल वाले सफ़े पर, सफ़े माने पन्ने पर, अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्द थे शमसुल इस्लाम की तरफ से। शमसुल इस्लाम उनका दोस्त था सुनील दास गुप्त, इस कस्टम अधिकारी का नाम था सुनील दास गुप्त। इसको सप्रेम भेंट ढाका 1946 में उन्हें भेंट किया था, आज़ादी से पहले का। उस किताब को आज वो अपने ड्रायर में रखे हुए थे। वास्तव में ये जो कस्टम अधिकारी थे, जो अमृतसर में थे, भारत के कस्टम अधिकारी, उनका बंटवारा से पहले जन्म ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन आज भी उस बांग्लादेश को, उस ढाका को ही अपना वतन मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज भी हम नजरुल और टैगोर की किताबें पढ़ते हैं। सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी कि तब
तब तक वह कस्टम अधिकारी पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे और देख रहे थे, सोच रहे थे कि वो सुरक्षित नमक की पुड़िया लेकर के चली जाए। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? क्या सरकार द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी जाएगी तो लोगों के दिलों को क्या हम बांट सकते हैं? शायद नहीं। देश की सीमा रेखा दिलों की सीमा रेखा को कभी बांट नहीं सकती, कभी अलग नहीं कर सकती। वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है, किसका वतन कहाँ है? जो पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी था वो दिल्ली को अपना वतन मान रहा था, और जो दिल्ली में, भारत में अमृतसर में जो कस्टम अधिकारी था वो ढाका का था, बांग्लादेश को अपना वतन मान रहा था। सिख बीबी जो भारत में थी वो लाहौर को अपना वतन मान रही थी। तो कौन किसको अलग कर सकते हैं, किसे दूर कर सकते हैं? सीमा रेखा, शासन, प्रशासन, कानून, ये किसी के हृदय की भावनाओं को, उसके दिलों की भावनाओं को अलग नहीं कर सकता। यही भावना को लेकर के इस कहानी में सफिया ने लिखा है। तो सारांश रूप में संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। मुख्य रूप से सारे पाठ को कवर किया गया है, सारे प्रश्न का आंसर भी आ जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यथासंभव दूर किया जाएगा।